प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे पौधों के चित्र हैं या उनसे प्राप्त उत्पादकों के चित्र हैं। तो क्या आप इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये क्या क्या चीज़ हैं? तो इसमें मुख्य अगर बताया जाए तो मक्का है, चना है, धान है, सूरजमुखी है, मटर है या दलहन है। तो ये क्या है? हम किस काम लेते हैं इनको? क्या आप इस पर विचार कर सकते हैं? अगर हम इन चीज़ों पर विचार करें तो हमें पता लगता है कि ये हमारी फसलें हैं और ये जो मुख्य स्क्रीन पर फसलें हैं इनका उत्पादन हम खाद्य के तौर पर करते हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरा बेटा, क्या आप लोग संसाधनों के बारे में जानते हैं कि संसाधन क्या होते हैं? संसाधन ऐसी चीजें, ऐसे पदार्थ या ऐसे जीव जंतु जिनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है, वो हमारे संसाधन हैं। जिनसे हम बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं। जैसे वनों से लकड़ियां मिलती हैं तो वन हमारे संसाधन हैं, औषधियां मिलती हैं, उनसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ऐसे ही पशुओं से हमें खाने की चीजें, दूध है, मांस है, अंडे हैं, ये मिलते हैं, तो इसलिए वो भी संसाधन है। हमारी फसलों से हमें भोजन मिलता है, जो सामने स्क्रीन पर है, इनसे इतने पदार्थ मिलते हैं, तो ये भी हमारे संसाधन हैं। पहाड़ों से हमें मिट्टी मिलती है, पत्थर मिलते हैं, वो भी संसाधन है। धरती भी संसाधन है, सूरज भी संसाधन है, सूर्य का प्रकाश मिलता है हमें। यानी कि बहुत सारे संसाधन हमारे आसपास हैं। अब अगर जो स्क्रीन पर दिखाई हुई फसलें हैं, अगर इनके बारे में विचार करें तो ये किस प्रकार का संसाधन है? जो हमें भोजन उपलब्ध करवाता है, यानी कि खाद्य उपलब्ध करवाता है। तो ये कौन सा संसाधन हुआ? खाद्य संसाधन। आज हम इन खाद्य संसाधनों के बारे में कुछ विचार करेंगे। पाठ है हमारा 9th कक्षा का 15वां पाठ, खाद्य संसाधनों में सुधार। तो आपको ये तो क्लियर हुआ कि खाद्य संसाधन क्या हैं। दूसरा, सुधार। सुधार क्या होता है? किसी चीज को इम्प्रूव करना और अच्छा बनाना क्या कहलाता है? सुधार कहलाता है। तो खाद्य संसाधनों में हमें सुधार क्या करना है, किस प्रकार करना है, कैसे सुधार कर सकते हैं और क्यों करना है, इन सब चीजों के बारे में और खाद्य के संसाधनों के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि हमें भोजन से क्या क्या चीजें मिलती हैं। 6ठी कक्षा में आपने पढ़ा कि हमें भोजन से खाद्य संसाधन क्यों है? क्योंकि उससे हमें क्या क्या मिलता है? हमें उससे प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इसलिए ये क्या है? संसाधन है। और ये चीजें क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि हमारी वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए इनकी जरूरत है हमें। अब खाद्य के तौर पर हमारे सामने मुख्य संसाधन कौन है? तो हमारे मुख्य संसाधन कौन है? पौधे तथा जंतु, दोनों ही हमें भोजन उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए दोनों ही हमारे संसाधन हैं। अब भोज्य पदार्थ हमें कहाँ से मिलेंगे? तो पौधों की बात करें तो वो हमें कृषि से मिलेंगे, और जंतुओं की बात करें तो वो पशुपालन से। तो यानी कि कृषि और पशुपालन से हमें मुख्यतः हमारे भोज्य पदार्थ मिलते हैं, और पौधे और जंतु हमारे मुख्य खाद्य संसाधन हैं। अब आप बार बार पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं कि हमारे खाद्य संसाधनों के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। समाचार पत्रों में आजकल तो चलो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो उसका जिक्र ज़्यादा है। उसके लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से दूरी बना करके रह रहे हैं, मुंह पर मास्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीमारी से बचें, है ना। बार बार साबुन से हाथ धोने को हमें कहा जा रहा है ना। और क्वारंटाइन रहने के लिए कहा जा रहा है कि अगर किसी को लगता है कि बाहर से आया है, कोई कोविड-19 इलाके से, संक्रमित जगह से आया है, तो वो 14 दिन के लिए कमरे में रहे, यानी कि दूसरों से आइसोलेट रहे। तो ये सारी बातें हम सुन रहे हैं, परंतु कुछ दबी हुई खबरें, कुछ और खबरें भी हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं, जो पॉजिटिव है हमारे लिए, कि हम हमारी फसलों में सुधार कर रहे हैं धीरे धीरे,
हमारे पशुओं की नस्लों में सुधार कर रहे हैं। जैसे आपने सुना हरियाणा की मुख्य नस्ल मुर्रा नस्ल, जो काफ़ी मात्रा में दूध देती है, काफ़ी लीटर दूध देती है। ऐसे ही फसलें, हाइब्रिड बीज आ चुके हैं जिनका उपयोग हम फसलों के लिए करते हैं और वो उत्पादन हमें बहुत ज़्यादा देते हैं। तो यानी कि हम चीज़ों में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर इस चैप्टर के कंटेंस्ट में कहा जाए तो हम किस में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे खाद्य संसाधनों में सुधार करने की आवश्यकता है, हमें कर रहे हैं वो। अब जानने वाली बात यह है कि हम नस्लों में सुधार कर ही क्यों रहे हैं, पुरानी नस्लों से काम क्यों नहीं चल सकता? तो प्रश्न बना, खाद्य संसाधनों में सुधार की क्या आवश्यकता है? पहला आपने पढ़ा खाद्य संसाधन क्या है, फिर आपने पढ़ा खाद्य संसाधनों में सुधार की जरूरत क्यों है। तो प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ अगर जनसंख्या की बात करें तो हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं और हमारी जनसंख्या 130 करोड़ के लगभग, इससे भी ज़्यादा है। यहाँ तो 100 करोड़ लिखा है पर हमारी जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़ से ज़्यादा। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए, और इसमें लगातार वृद्धि भी हो रही है, तो हमें जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा खाद्य की आवश्यकता है, उतने ही ज़्यादा अन्न की आवश्यकता है। तो इस जनसंख्या के लिए हमें अधिक अन्न चाहिए, इसके लिए हमें अधिक दूध चाहिए, इसके लिए हमें अत्यधिक मात्रा में मांस भी चाहिए, अंडे भी चाहिए। यानी कि जो चीज़ हम खाद्य में उपयोग करते हैं वो चीज़ें हमें ज़्यादा चाहिए। पर अगर अन्न उत्पादन की बात करें तो हमारी भूमि तो उतनी ही है। हमारे भारत का जो एरिया है वो तो नहीं बढ़ सकता, ज़मीन को तो हम खींच करके नहीं बढ़ा सकते। लोग बढ़ रहे हैं, कृषि योग्य भूमि उतनी ही है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? उतनी ही भूमि पर ज़्यादा अन्न उत्पादन करना पड़ेगा। और ज़्यादा अन्न उत्पादन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? खाद्य संसाधनों में सुधार करना पड़ेगा। इसलिए हमें खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता है। यहाँ इसने लिखा, अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है, परंतु हम ज़्यादातर स्थानों पर खेती करते हैं और अधिक भूमि की उपलब्धता हमारे पास है नहीं। इसलिए हमारे पास क्या है? फसल उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। ज़्यादा भूमि संभव नहीं है इसलिए, और हमने बढ़ाया भी है। आपने पढ़ा होगा हरित क्रांति, फसल उत्पादन में वृद्धि, श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन में वृद्धि, नीली क्रांति, मछली उत्पादन में वृद्धि। यानी कि इस प्रकार हमने किया भी है। अब बात है कि क्या इन क्रांतियों से हमारी खाद्य संसाधनों में सुधार हुआ है? तो हाँ, अवश्य हुआ है। परंतु जब भी हम ऐसी क्रांतियों की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे संसाधनों पर पड़ता है। जो दूसरे संसाधन हैं उनका उपयोग हम ज़्यादा करते हैं, उनका शोषण ज़्यादा करते हैं, तो दूसरे संसाधनों को खतरा बढ़ जाता है, उनकी हानि होने के अवसर बढ़ जाते हैं। और ऐसा हो गया तो प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमारे खाद्य संसाधनों में या दूसरे संसाधनों में सुधार भी करना है, और अलग जो उसके अलावा जो भी संसाधन है उनको भी क्षति से बचाना है। और जब दोनों प्रकार के कार्य हम कर पाते हैं कि खाद्य संसाधनों में सुधार भी कर पाएं और दूसरे संसाधनों को प्रभाव भी ना पड़ने दें, उनकी क्षति भी ना होने दें, तो इस प्रकार का जो सुधार है उसको हम कहते हैं संपुषणीय सुधार। संपुषणीय का मतलब कि कुछ चीज़ों में विकास करना और दूसरे संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा करना क्या कहलाता है? संपुषणीय विकास। तो हमें कौन सी आवश्यकता है? संपुषणीय प्रणालियों को अपनाने की जरूरत है। अब एक बात और है कि इतना ज़्यादा उत्पादन हो भी जाए, प्रति एकड़ हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं का भी प्रति एकड़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा है और बढ़ाने के प्रयास भी कर रहे हैं। पर क्या उत्पादन बढ़ाने से सबको भोजन उपलब्ध हो जाएगा? सारी जनता को भोजन मिल जाएगा? उसमें बहुत सारे और कारक भी हैं। कह रहा है कि भोजन हमने, गेहूं को हमने क्या किया? उत्पादित किया और गोदामों में डाल दिया, तो क्या गोदाम में पड़े पड़े किसी के पेट में चला जाएगा? इसका मतलब है हमें भोजन की उपलब्धता को भी बढ़ाना होगा, तभी लोगों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी, हर व्यक्ति को भोजन मिलेगा।
तो खाद्य सुरक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों को अनाज खरीदने के लिए जो धन चाहिए, उस धन की उपलब्धता भी जरूरी है। लोगों में रोजगार भी पैदा करने पड़ेंगे ताकि वो धन से अनाज खरीद सके, या उनको सस्ता अनाज उपलब्ध करवाना होगा ताकि लोगों की भूख की समस्या क्या हो सके समाधान, वो कुपोषण से बच सके, भूख की समस्या का समाधान उनका हो सके। तो इसका मतलब हमें उत्पादन भी बढ़ाना है और उपलब्धता भी बढ़ानी है, दोनों चीजों पर ध्यान देना है। और हमारी ज्यादातर भूमि किस पर निर्भर है? कृषि पर। खेती से लोग आय लेते हैं, तो इसलिए हमें कृषि से जुड़े हुए लोगों की आय भी बढ़ानी पड़ेगी ताकि उनके लिए भोजन उपलब्ध हो सके, भूख का समाधान उनके लिए हो सके। और कृषि से जुड़े लोगों की, खाद्य संसाधनों से जुड़े लोगों की आय कैसे बढ़ेगी? जब हम उत्पादन के तरीके बढ़िया करेंगे, वैज्ञानिक पद्धतियों से उत्पादन करेंगे, तो यानी कि हमें कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली अपनाएंगे तो खेती में उत्पादन ज़्यादा होगा, भूख की समस्या का निदान होगा, और दूसरी बात आय के स्रोत में भी इजाफा होगा, वो भी बढ़ेंगी, जिससे हमारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो जनसंख्या है उसको खाद्य सुरक्षा मिल पाएगी। अब वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली कौन कौन सी हो सकती हैं? वो है मिश्रित खेती करें, अंतरा फसलीकरण करें, संगठित कृषि प्रणालियाँ, ये सभी अपनाएं, या पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, इनके साथ साथ खेती करें। तो ये सारी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा, हमारी आय भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना जरूरी है। अब फसल उत्पादन के में उन्नति हम किस प्रकार कर पाते हैं, हमने क्या क्या किया है, क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी फसलें हैं? तो आपको ये पता ही है कि पहली फसलें जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करें, फसलों के नाम लिखने आपने कि कौन कौन सी ऊर्जा के लिए ज़रूरी है, कौन सी किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट। तो पहली फसलें हो गई ऊर्जा की आवश्यकता वाली। दूसरी ऐसी फसलें जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, प्रोटीन वाली कौन सी? चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, ये दालें जो हैं ये हमें प्रोटीन देती हैं। तो पहली कार्बोहाइड्रेट देने वाली गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, प्रोटीन देने वाली चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर। तीसरी फसलें हो गई जिनसे हमें तेल मिलता है, तेल वाले बीज कौन से? सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी, सूरजमुखी, इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वसा प्राप्त होती है। इसके अलावा जिनसे हमें लवण मिलते हैं, जिनसे हमें मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, वो फसलें, सब्जियां, मसाले, फल। इसी तरह पशुओं को चारा देने वाली फसलें भी आप ज़्यादा मात्रा में बोते हैं, कौन से? बरसीम, जई, सूडान घास, इनके बारे में भी। तो ये मुख्य प्रकार की फसलें हो गई जिनका उपयोग हम करते हैं उत्पादन के लिए, जिनको हम बोते हैं। अब फसल का उत्पादन और फसल कितना उत्पादन देगी ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो हमारी फसल जो है वो कितना उत्पादन देगी ये जलवायु संबंधी चीज़ों पर भी निर्भर करता है। वैज्ञानिक पद्धतियों से अकेले से उत्पादन नहीं बढ़ेगा, जलवायु का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा? तापमान प्रभावित करता है, दीप्ति काल, कितनी देर के लिए सूरज का प्रकाश उसको मिलता है, फोटो पीरियड क्या है, वो भी इनके जीवन चक्र को पूरा करने में, वृद्धि करने में सहायता करता है। पौधों में पुष्पन, फूल कब उगेंगे और वृद्धि कितनी होगी ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सर्दियों में फूल देते हैं, गर्मियों में नहीं, यानी कि जब दीप्ति काल की कमी या दीप्ति काल में इजाफा होता है तो फूल कितने मिलेंगे पौधे से, इस बात पर फर्क पड़ता है। ऐसे ही प्रकाश किस लिए चाहिए? सूर्य को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश पौधों को चाहिए। तो फसलें मुख्यतः दो प्रकार की हो गई यहाँ, जो आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा। पहली फसल कौन सी? खरीफ की फसल।
कौन सी होती है खरीफ की फसल? जिनको हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं वो फसलें खरीफ की फसलें हैं। यानी कि जो अब कणक गेहूं के बाद, कणक के बाद जो अब फसल उगाई जाएगी वो खरीफ की फसलें होंगी, जैसे नरमा है, धान है, चावल, ज्वार है, ये कुछ। दूसरी फसलें, ये जो वर्षा ऋतु वाली फसलें हैं ये लगभग मई जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती हैं। तो ये खरीफ फसलें कौन सी? वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली, जून से होकर अक्टूबर मास तक। दूसरी कुछ फसलें, अच्छा ये खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? इनकी अगर बात करें तो ये है धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, ये खरीफ की फसलें हैं। इसके साथ साथ नरमा, कपास। दूसरी प्रकार की फसलें कौन सी? अब अक्टूबर में फसल निकलने के बाद नवंबर से जो स्टार्ट होएगी, नवंबर से कहाँ तक? अप्रैल तक, शीत ऋतु में उगाई जाए। खरीफ की फसलें वो जो वर्षा ऋतु में और जून से अक्टूबर तक। और दूसरी रबी की फसलें, इन फसलों को रबी की फसलें कहते हैं। कौन सी? जो नवंबर से उगाई, कब तक? अप्रैल तक। और कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। कौन कौन सी? गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। इसके अलावा हमारा जो उत्पादन है वो कितना बढ़ा? हरित क्रांति 1960 से चली तो वो तब से हमारा 25% की वृद्धि हमारी पैदावार में हुई 2004 तक, और अब तो 2020 है, यानी कि कुछ और वृद्धि हो गई हमारी हरित क्रांति की वजह से। फसलों का उत्पादन हमने बढ़ा लिया है। यानी कि खाद्य संसाधन क्या, ये पढ़ना है। खाद्य संसाधन में सुधार की आवश्यकता क्यों है, ये पढ़ना है। खाद्य संसाधन में सुधार के तरीके क्या होने चाहिए? तो संपुष्णीय विकास होना चाहिए, कृषि वैज्ञानिक पद्धतियां होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बना, भूख और कुपोषण से बचाने के लिए, खाद्य सुरक्षा देने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा और उपलब्धता भी बढ़ानी पड़ेगी और कृषि की आय भी बढ़ानी पड़ेगी। फिर हमने पढ़ी फसलों के प्रकार की, कार्बोहाइड्रेट देने वाली कौन सी, प्रोटीन देने वाली कौन सी, चारा देने वाली कौन सी, वसा देने वाली कौन सी। और फिर हमने 2 प्रकार की फसलें पढ़ी, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। आज आपने ये 5 या 6 प्रश्न अच्छे से करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।